सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल इंडोलोगस। आज का ये लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 10 रहने वाला है पॉलिटी सीरीज का, जहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। अब चलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम इसके आर्टिकल्स को भी समझ लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हमारा पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। पार्ट 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट डिफाइन है, और उसमें भी चैप्टर नंबर 4 में। ओके, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर, पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल्स दिए गए हैं। पार्ट 5 चैप्टर नंबर 4। और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक? टोटल आर्टिकल्स 124 से 147 तक। एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। हम्म। तो आर्टिकल नंबर 124 हमें क्या बताएगा? एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएगा। अभी आर्टिकल नंबर 124 में टोटल 4 क्लॉज आ जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला क्लॉज क्या बताता है हमें? पहला स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था, एट द टाइम व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड, तो ओरिजिनली हमारे पास स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की कितनी थी? 8 थी। मतलब 7 हमारे जजेस होंगे और एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। बट करंट में अगर हम बात करें, करंट में स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट की? करंट में स्ट्रेंथ है जजेस की 34, जिसमें 33 जजेस आ जाते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ जाता है। ओके। और सेकंड क्लॉज क्या बताएगा हमें? आर्टिकल नंबर 124 का सेकंड क्लॉज हमें बताता है कि एवरी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो भी हमारे जजेस रहेंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, विद आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेगा, उसके बाद पूरे जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज 2 हमें ये भी बताता है कि टेन्योर कितना रहेगा। देखिए, मिनिमम एज कुछ नहीं चाहिए। मिनिमम एज, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैक्सिमम आप टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स सर्व कर सकते हैं। ओके। मैक्सिमम एज सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 ईयर्स ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? प्रेसिडेंट के नाम पर देगा, प्रेसिडेंट को देगा रेजिग्नेशन। ओके। अ जज टू बी रिमूव्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 4। अब ये क्लॉज 4 में हम पढ़ेंगे, अभी तो हम क्लॉज 2 पढ़ रहे हैं, बट क्लॉज 4 में हमारा बताया है कि किन मैनर पर उसे रिमूव करा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देगा। मैक्सिमम एज 65 रहती है, मिनिमम एज कुछ नहीं रहती है। और और अगर बात करें क्लॉज 3 की, तो क्लॉज 3 में क्या है? क्लॉज 3 में हमारा हो जाएगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या आ जाता है? सिटीजन ऑफ इंडिया रहे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो कम से कम आपने 5 साल जो है वो सर्व कराओ एज अ जज इन हाई कोर्ट। अगर आपने ये भी नहीं करा तो कम से कम आपने 10 साल एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट वर्क कराओ। अगर आपने ये भी नहीं करा तो कम से कम आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की नज़रों में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जुडिशरी का अच्छा नॉलेज रखते हो। ओके। सो क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे? आप पहले सिटीजन ऑफ इंडिया हो, कम से कम आपने 5 साल एज अ जज हाई कोर्ट में सर्व कराओ। अगर वो नहीं है तो कम से कम 10 साल एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में सर्व कराओ। अगर वो भी नहीं है तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। बट ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि प्रेसिडेंट ने इस बेसिस पर किसी को जज बनाया हो सुप्रीम कोर्ट का। अब ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 124 का क्लॉज 3। अब क्लॉज 4 हमें क्या बताएगा? रिमूवल बताएगा। देखिए, रिमूवल बताता है, इम्पीचमेंट बताता है जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिमूव करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट? ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर। ओके। या इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। क्लॉज 4 में हमारा रिमूवल के बारे में। सो हमने आर्टिकल नंबर 124 के क्लॉज 1 में क्या देखा? स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। क्लॉज 2 में हमने क्या देखा? टेन्योर के बारे में पढ़ा, और रेजिग्नेशन किसको देगा उसके बारे में पढ़ा। मैक्सिमम एज क्या रहेगी, मिनिमम एज क्या रहेगी, अपॉइंट कौन करता है जजेस को।
तीसरे में हमने क्या पढ़ा, क्वालिफिकेशन पढ़ा। चौथे में हमने रिमूवल देखा। रिमूवल किस बेसिस पर होगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी। रिमूवल एक्शन जो है वो नेसेसरी है कि बोथ हाउसेस से पास हो, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से रिमूवल एक्शन जो है उसको पास होना पड़ेगा। अब ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 124। अब आर्टिकल नंबर 125 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 125 क्या बताएगा हमें, ये देखिए, सैलरीज एंड एलोवेंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भी सैलरीज रहेंगे, एलोवेंसेस रहेंगे जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, वो कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। यहाँ पर एक फैक्ट भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कौन थी, फातिमा वीवी जी थी। कब बनी थी, 1989 में। सो अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फातिमा वीवी जी, 1989 में। आज तक हमारा कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जितने भी हमारे आए, उसमें कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा है। अभी हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 125। आर्टिकल नंबर 126 क्या बताएगा, आर्टिकल नंबर 126 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस इज वेकेंट। सो प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट वेकेंट हो या वो अनअवेलेबल हो। ओके, मतलब वो अनेबल है परफॉर्म करने के लिए अपनी ड्यूटीज। आर्टिकल नंबर 127 क्या बोलेगा, 127 बताएगा अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एडहॉक जजेस से मतलब है टेम्पररी जजेस। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले अनुमति लेगा किसकी, प्रेसिडेंट की, कि मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस चाहिए। प्रेसिडेंट जब अनुमति दे देगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक टारगेटेड हाई कोर्ट को पिक करेगा। लेट सपोज उसने मद्रास हाई कोर्ट को पिक करा, उस मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेगा कि मुझे कुछ ऐसा बताओ, मतलब मुझे एक ऐसे जज के बारे में बताओ जो एलिजिबल हो, चीफ जस्टिस जो एलिजिबल हो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टारगेटेड हाई कोर्ट के, हमने जैसे मद्रास का हाई कोर्ट माना, तो उस मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेगा कि आपके कोर्ट में कोई ऐसा जज है कि वो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। अगर वो चीफ जस्टिस, मतलब हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस फिर एक नाम सजेस्ट करेगा, फिर वो जज जो हमारा मद्रास हाई कोर्ट का था, उसको फाइनली डिसाइड कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, और उसको कहाँ ले आएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले आएगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट इसको एक और बार देखिएगा आप पीछे कर, 1 मिनट से फिर से रिवाइंड करिएगा, देखिएगा, समझ जाएंगे आप। सो हमारा आर्टिकल नंबर 127 क्या बताएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये टेम्पररी बेसिस पर रहता है। ओके, और हाई कोर्ट के उसी जज को पिक करा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो। और रिकमेंड कौन करेगा, रिकमेंड करेगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ओके, किसको रिकमेंड करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोल लीजिए या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 127 हो गया ये। अब आर्टिकल नंबर 128 देख लेते हैं, रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज जजेस। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो पहले प्रेसिडेंट से इसके बारे में कंफर्मेशन ले लेगा। वो कहेगा कि यार मुझे जो है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा प्रेसिडेंट से, मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ रिटायर्ड जजेस को बुलाना है। तो वो अंडर द आर्टिकल 128 जो है वो रिटायर्ड जजेस को बुला सकता है, और वो रिटायर्ड जजेस फिर एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट काम करेंगे। ओके, इसके लिए भी प्रेसिडेंट की जो है वो कंफर्मेशन चाहिए रहेगा आर्टिकल नंबर 128 में। अब 129 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 129 बोलता है द सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जितने भी केसेस हमारे लड़े गए सुप्रीम कोर्ट में, और जितने भी लड़े जा रहे हैं या लड़े जाएंगे, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। वो रिकॉर्ड इसलिए मेंटेन रहेगा क्योंकि इफ इन फ्यूचर अगर नेसेसरी हुआ कि हमें कोई सा एग्जाम्पल देना है किसी केस का, तो हम दे सकें। और सेकंड बात ये बोलता है कि इट हैज पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मतलब अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का, अगर हमारा केस जो है वो रनिंग में है, ओके, रनिंग केस में प्रोसीडिंग हो रही है, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट की, सो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि उसे पनिश कर सके। ओके, फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, डिसरिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट के लिए, आपने ये डिसरिस्पेक्ट करा है सुप्रीम कोर्ट का, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब आर्टिकल नंबर 129 हो गया हमारा ये। आर्टिकल 130 क्या बताएगा हमें, आर्टिकल नंबर 130 बताता है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
करंट में सीट कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर और कहीं पर सीट जो है वो लोकेट करनी हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले रिकमेंड करेगा, और अगर प्रेसिडेंट अप्रूवल दे दे तो वहां पर भी सीट जो है वो ओपन हो जाएगी। करंट में केवल इंडिया में, दिल्ली में ही बस है। ओके। और 131 क्या बताएगा? ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 131 के अकॉर्डिंग क्या होता है? देखिए, आप डायरेक्टली भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट किस केसेस में डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्प्यूट हो जाए, किसके साथ? वर्सेस वन और मोर स्टेट्स के साथ। दूसरा केस क्या रहेगा? एक तरफ हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट्स हो। ओके। कोई सा एक स्टेट हो या बहुत सारे स्टेट्स हो, वर्सेस दूसरी साइड अदर स्टेट्स हो। तीसरा केस क्या रहेगा? जब डिस्प्यूट हो जाए टू वर्सेस मोर देन टू स्टेट्स के बीच में। तो इन केसेस में आप डायरेक्टली ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रीच कर सकते हैं। अब आर्टिकल नंबर 132 क्या कह रहा है? एप्लीट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। मतलब ये कहता है कि जो आम आदमी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली रीच कर सकता है, बट उसके लिए उसे पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाइड करता है उस केस को, तो वो केस डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। और ये जो है वो दोनों केसेस में अप्लाई होता है, सिविल केसेस में भी और क्रिमिनल केसेस में भी। आर्टिकल नंबर 132 ये बोलता है। आर्टिकल नंबर 133 क्या बोलेगा? आर्टिकल नंबर 133 बोलता है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स जैसे केसेस लाइक प्रॉपर्टी हो गया, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया। आर्टिकल नंबर 134 क्या बोलेगा? एपेलेट ज्यूरिडिक्शन इन क्रिमिनल मैटर्स। देखिए, क्रिमिनल केसेस में 133 था हमारा सिविल केसेस में, 134 है हमारा क्रिमिनल केसेस में। और 132 हमारा क्या था? बता रहा था, इंक्लूड कर रहा था बोथ केसेस को, क्रिमिनल प्लस सिविल केसेस दोनों को। तो 32, 33, 34 ये तीनों हमारे कौन से हो गए? एप्लेट ज्यूरिडिक्शन वाले हो गए सुप्रीम कोर्ट के। अब 132 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 135 में रहता है हमारा jurisdiction and powers of the federal court under existing law। 136 इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर नॉर्मल अपील नहीं भी मिली, लेट सपोज आपका केस जो था वो हाई कोर्ट से सर्टिफाइड नहीं हुआ, हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो अंडर द आर्टिकल 136 भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। बट ऐसे रेगुलर बेसिस में ना हर दिन हजारों, 2000, 3000 ऐसे केसेस आते रहते हैं अंडर द आर्टिकल 136। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर एक केस को इस स्पेशल केस की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकता। ओके। सो 99% केसेस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो भी केस आता है अंडर द आर्टिकल 136, सुप्रीम कोर्ट जो है वो 99% उसको रिजेक्ट ही कर देता है। क्योंकि 136 आर्टिकल ये आपको राइट देता है कि अगर आपको नॉर्मल अपील नहीं मिली, हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया आपके केस को, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट आर्टिकल 136 जो है वो मार्शल, मतलब कोर्ट मार्शल रहते हैं ना, उनके डिसीजंस पर अप्लाई नहीं होता। इसको भी याद रखिएगा, जो भी हमारे कोर्ट मार्शल्स के डिसीजन रहते हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल 136 अप्लाई नहीं होता है। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है 136, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो 99% केसेस को सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही रिजेक्ट कर देता है। अब 137 में क्या है? रिव्यू ऑफ जजमेंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जितने भी अपने जजमेंट सुनाए हैं उनको रिव्यू भी कर सकता है अंडर द आर्टिकल 137। 138 में एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके। सो एनलार्जमेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन का, और ये पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट के पास ये राइट है। आर्टिकल नंबर 139 में क्या है? पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। अब हमने ये पढ़ा था पीछे वाले लेक्चर में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडर द आर्टिकल 132, सॉरी नॉट 132, अंडर द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है। अब यहीं पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू तो कर सकता है, अगर उसे और किसी केस में भी रिट इशू करना हो, किसी और मैटर में भी रिट इशू करना हो, तो पहले उसे पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। सो आर्टिकल नंबर 139 क्या बोल रहा है? पावर टू इशू रिट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है, बट फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के अगर किसी और मैटर में रिट इशू करना हो तो पहले पार्लियामेंट की परमिशन लगेगी।
140 क्या बोलेगा? आर्टिकल 140 बताता है एंजिलरी पावर। ओके, एंजिलरी पावर के बारे में बताएगा 140। 140 हमारा बताएगा एंजिलरी पावर के बारे में। आई थिंक यहाँ पर गलत है। 140 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स, ये थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पर। मैं राइट यहाँ पर लिख लेता हूँ। जो आर्टिकल नंबर 140 है वो एंजिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएगा। और आर्टिकल नंबर 141 जो है वो क्या बताता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब जो भी लॉ क्रिएट करेगा सुप्रीम कोर्ट, जो भी हमारा डिसीजन रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उसके छोटे कोर्ट्स, मतलब उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स आ जाते हैं उससे छोटे कोर्ट्स, उनको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। वो आर्टिकल 141 ये बोलता है। 142 क्या बोलेगा? 142 बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट में पास एनी ऑर्डर फॉर कंप्लीट जस्टिस। 142 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है फॉर द कंप्लीट जस्टिस। पता है यहाँ पर जो आर्टिकल 140 में यहाँ पर डेफिनेशन है ना, ये थोड़ी रॉन्ग हो गई। ये 140 की डेफिनेशन ये एक्चुअली 142 में आना चाहिए था, कंप्लीट जस्टिस वाले में। तो ऐसे ही याद रख लीजिए, 140 में एंजिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, 141 में यही बाइंडिंग वाला है कि डिसीजन बाइंडिंग रहेगा जितने भी लोअर कोर्ट्स रहेंगे उनके लिए। 142 में हमारा कंप्लीट जस्टिस है, और ये जो 140 की डेफिनेशन थी ये एक्चुअली 142 में आएगी। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेना आप। ओके, सो अब आगे देखते हैं हम। आर्टिकल नंबर 143 देखते हैं। अब 142 तक तो हमने देख लिया। अब आर्टिकल नंबर 143 में क्या है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन आ जाता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर प्रेसिडेंट को कुछ भी एडवाइस जो है वो लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट से, तो वो प्रेसिडेंट जो है वो रीच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 144 में क्या रहता है? सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो भी हमारे सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज रहेंगे उनको वर्क करना है, इस मैनर में वर्क करना है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो असिस्ट कर पाए। ओके, असिस्ट कर पाए। 145 में क्या रहता है हमारा? रूल्स ऑफ कोर्ट्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद के लिए रूल्स बना सकता है, प्लस प्रेसिडेंट की अप्रूवल भी नेसेसरी है, as long as it doesn't conflict with any laws made by the parliament। मतलब 145 में रूल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्रिएट कर रहा है खुद के लिए, उसको रिक्वायरमेंट काय की होगी? प्रेसिडेंट की अप्रूवल की होगी। प्लस क्या रहेगा, लगेगा कि कोई सा भी लॉ जो है पार्लियामेंट ने बनाया उसको कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो। ओके, सो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 145। अब 146 क्या कहता है? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कौन अपॉइंट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है। 147 हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉस बताता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टोटल यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। हाई कोर्ट की बात करें तो टोटल हमारे हाई कोर्ट 25 है इंडिया में। इसको याद रखिएगा। पहले हम सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हाई कोर्ट के भी हम आर्टिकल्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 32 हमारा सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 हमारा हाई कोर्ट के लिए। पहले हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। टोटल 5 रिट्स हमारी इशू होती हैं। कौन कौन सी 5 रिट्स हैं हमारी? हैवियस कॉर्पस हो गया, टू हैव बॉडी ऑफ इट। मैंडेमस वी कमांड हो गया, सर्स्यूरी हो गया, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म सर्स्यूरी। ओके, प्रोहिबिशन हो गया, टू बी फॉरवर्ड। क्यू वारंटो हो गया, बाय व्हाट ऑथोरिटी। 5 रेट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर में। पार्ट आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या 4 था वो हमारा। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बना था हमारा? एच जे कानिया जी बने थे। चीफ जस्टिस फर्स्ट हमारे एच जे हीरालाल जे की सुंदर कानिया जी थे। ओके, हीरालाल कानिया या एच जे कानिया से भी आप याद रख सकते हैं। और करंट चीफ जस्टिस, अगर हम करंट की बात करें, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? 53 नंबर का जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत जी। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? भूषण रामकृष्ण गवाई जी। और 51st कौन था हमारा? संजीव खन्ना जी। अब आपको बताना है 50th चीफ जस्टिस हमारा कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था 50th? ओके, 50 नंबर का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट आ जाएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये हमारा था एस्टेब्लिश 2 जुलाई 1862 में। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेस्टेड इन, किसके पास रहती है? पार्लियामेंट के पास पावर रहती है। एनलार्ज कर सकता है नंबर ऑफ जजेस को, अंडर आर्टिकल 124 हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। जजेस कैन होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। क्वालिफिकेशन हमने पीछे देखा ही था, 65 ईयर्स मैक्स एज रहती है उनकी। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, 50 नंबर का कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था हमारा? 50th नंबर, ओके, इसको याद रखिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज इंट्रोड्यूस वाई? ये किसके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था? आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल इनिशिएटिव। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि बेनिफिट करता है किसको? वीकर सेक्शंस एंड पुअर। और मेजर रोल किसने प्ले करा था? इसको याद नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, बस बस इतना याद रखिए किसको टारगेट करता है ये? वीकर सेक्शंस को। ओके, सो जस्टिस पी एन भगवती जी एंड जस्टिस वी आर कृष्ण अय्यर। याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। द हाई कोर्ट इन इंडिया, ओके, अब हाई कोर्ट के आर्टिकल्स आ गए तो चलिए पहले हाई कोर्ट के आर्टिकल्स को पढ़ लेते हैं। द हाई कोर्ट इन इंडिया इज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमारे पास टोटल इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओके, और आर्टिकल नंबर, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आ जाते हैं, और पार्ट 6 में भी चैप्टर नंबर 5 में आ जाते हैं। बस इतना याद रखिए, चैप्टर 1 2 3 4 ये हमें डिस्कस, मतलब कि इनके ऊपर हमें बात करने की जरूरत है भी नहीं इतना। क्वेश्चन पूछेगा तो वो हाई कोर्ट से पूछेगा और ये पूछ लेगा कि किस पार्ट में आते हैं, तो वो पूछेगा कि पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, क्योंकि पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में SC आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो 6 में कौन आएगा? हाई कोर्ट आ जाएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट हमारा आता था, वो किस चैप्टर में आता था हमारा? वो चैप्टर में आता था 4 में, पार्ट 5 के चैप्टर नंबर 4 में। और हाई कोर्ट की बात हो रही है तो वो पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 5 में आएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, पार्ट 6 में आ रहा है बट चैप्टर नंबर 5 में आ रहा है। अब आर्टिकल नंबर 214 हमारा जो है, 214, 214, 214 में हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट बताया, ईच स्टेट शैल हैव अ हाई कोर्ट। ओके, सुप्रीम कोर्ट 124। अब 214 हमारा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हो गया, तो 215 भी बात कर लेते हैं। 215 किसके बारे में होगा? हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जैसे हमने पीछे देखा था रिकॉर्ड मेंटेन करे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, वैसे ही यहाँ पर भी हाई कोर्ट में। 216 क्या है हमारा? 216 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, क्या क्या कंपोजिशन रहेगा? एक चीफ जस्टिस रहेगा हमारे हाई कोर्ट का, प्लस अदर जजेस रहेंगे। ओके, अदर जजेस, और उन अदर जजेस को प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट। 216 हो गया हमारा। अब 217 भी देख लेते हैं यहीं पर। 217 में हमारा क्या रहता है? अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ जजेस। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम एज कितनी थी? 65 थी। यहाँ पर अगर हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम एज इनकी रहेगी 62। हाई कोर्ट में 62 हो जाता है। तो हमारा आर्टिकल नंबर 217 क्या बता रहा है? अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ जजेस। अपॉइंट कौन करेगा हाई कोर्ट के जजेस को? अपॉइंट तो हमारा प्रेसिडेंट ही करेगा। ओके, आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या गवर्नर ऑफ स्टेट, या चीफ जस्टिस ऑफ द टारगेटेड हाई कोर्ट, मतलब जिस भी हाई कोर्ट की बात हो रही हो, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है हमारे हाई कोर्ट के जजेस को। बट वो कंसल्ट किससे कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कर रहा है, गवर्नर ऑफ द स्टेट से भी कर रहा है, गवर्नर से भी करेगा, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस भी हाई कोर्ट की बात हो रही है उससे भी करेगा। तो आर्टिकल नंबर 217 में हमारा अपॉइंटमेंट भी हो गया। ओके, और हाई कोर्ट का जो जज है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? देखिए, रेजिग्नेशन प्रोसेस अगर हम हाई कोर्ट में चलाएंगे तो वो सेम रहती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज की रिमूवल रहती है, इम्पीचमेंट रहती है, वही सेम हमारा हाई कोर्ट का रिमूवल रहता है जजेस के लिए। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में रेजिग्नेशन वो किसको दे रहे थे? प्रेसिडेंट को दे रहे थे। यहाँ पर भी हमारा रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को ही देंगे। अब पूछा था हमसे ज्वाइंट
हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स। अब अभी तक हमने 217 पढ़ा, अब 218 भी हम पढ़ लेते हैं। 218 में क्या है? आर्टिकल नंबर, देखिए क्वालिफिकेशन में मैं पीछे आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट की, बट क्वालिफिकेशन 217 में भी क्वालिफिकेशन मेंशन है हाई कोर्ट के जजेस की। ये भी याद रखिएगा कि कम से कम वो 10 साल एज एन एडवोकेट वर्क कराओ हाई कोर्ट में, या क्या हो, और 10 साल उसने ऑफिस होल्ड कराओ, जुडिशियल ऑफिस। ओके, कोई सा भी जुडिशियल ऑफिस जो है वो होल्ड कराओ, वहां पर पोजीशन हो। सो आर्टिकल 217 हो गया। 218 हमारा क्या होगा? 218 होगा हमारा आर्टिकल नंबर एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजंस, मतलब प्रोसीजर टू रिमूव द हाई कोर्ट जज। ओके, सेम रहेगा हमारा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में रहता है। अब आर्टिकल नंबर 219 अगर हम बात करें, ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में आ जाएगा। सो हाई कोर्ट जज टेक ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर। ओथ या अफर्मेशंस कौन दिलाएगा अंडर द आर्टिकल 219? हाई कोर्ट के जज को गवर्नर ही दिलाएगा। और वहां पर कौन दिला रहा था? वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिला रहा था। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल नंबर 217 क्या बताएगा हमें? आर्टिकल 217 ये बताएगा कि अपॉइंटमेंट होगा हाई कोर्ट के जजेस का, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और आर्टिकल 219 क्या बताएगा? 219 हमें ये बताएगा कि जो ओथ या अफर्मेशन कौन दिलाएगा हाई कोर्ट के जजेस को? हमारा गवर्नर दिलाएगा। ओके, अब देख लेते हैं आगे के आर्टिकल्स भी। 220, आर्टिकल नंबर 220 ये बताता है रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। अगर एक बार हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो गए तो वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं रिटायरमेंट, बट इसके अलावा और कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट प्रैक्टिस लॉ बिफोर एनी कोर्ट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल नंबर 221 क्या रहता है? 221 हमारा सैलरीज और एलोवेंसेस के बारे में बताता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हमारी सैलरीज हैं या एलोवेंसेस, जो भी फैसिलिटी दी जा रही है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। और हमारी जो पेंशन जाएगी हाई कोर्ट के जजेस की, वो पेंशन कहाँ से जाएगी? वो जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ओके, अगर सैलरी और एलोवेंसेस की बात हो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाएगी, पेंशन की बात हो तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाएगी। आर्टिकल नंबर 222 की बात करें हम, 222 की, तो ये ट्रांसफर ऑफ जजेस बताता है। प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर हाई कोर्ट जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 223 क्या बताएगा? ये अब हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। ओके, और 224 क्या बताएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एडिशनल प्लस एंड एक्टिंग जजेस। मतलब हम इसको ऐसे ले सकते हैं, 223 में हम तो हमें इसमें बता दिया अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस जो भी हाई कोर्ट का होगा, और 224 में हमें क्या बताएगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल प्लस एक्टिंग जजेस, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा यहाँ पर भी। ओके, अपॉइंट हमेशा प्रेसिडेंट ही कर रहा है, बस ओथ दिलाने की बात आई थी तो गवर्नर आ गया था। अब 225 में क्या रहेगा हमारा? आर्टिकल नंबर 225 में हमारा क्या रहेगा? जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताएगा। जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, जुरिडिक्शन। ऐसे ही हमारा आर्टिकल नंबर 226 क्या बताता है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में देखा था ना कि फंडामेंटल राइट्स में क्या, रिट्स अगर इशू करना हो, वायलेट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स हो रहे हैं, तो हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 226 जो है वो रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में प्लस लीगल मैटर्स में रिट्स इशू कर सकता है। ओके, लीगल मैटर्स में भी रिट इशू कर सकता है कौन? हाई कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो बस फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रिट इशू कर सकता है। हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता है, बट हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करने से मना कर सकता है, कैन रिफ्यूज टू इशू रिट्स। हाई कोर्ट मना कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल मैटर्स दोनों केस में हमारा रिट इशू करता है। ओके, इसलिए हाई कोर्ट का जो है वाइडर रिट जुरिडिक्शन होता है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 हो गया है ये। अब आर्टिकल नंबर 227 भी देख लेते हैं। 227 में क्या है? सुपरिटेंडेंसी, इसको मैं कैसे समझाऊं? लेट सपोज, तो आर्टिकल जो 227 है वो सुपरिटेंडेंसी ओवर सब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स बताता है। मतलब लेट सपोज हाई कोर्ट की
नीचे जितने भी कोर्ट्स आएंगे, लोअर कोर्ट्स रहेंगे या ट्रिब्यूनल कोर्ट्स रहेंगे, उनके ऊपर पूरी पावर हमारी किसकी रहेगी? हाई कोर्ट की ही रहेगी। ओके, मतलब आर्टिकल 227 हमारा क्या बता रहा है? ये हाई कोर्ट को एक ऐसी पावर देता है जिससे वो अपने स्टेट के पूरे जुडिशियल सिस्टम पर कंट्रोल रख सकें। ओके, सो ये 227 हो गया। अब 228 क्या रहेगा हमारा? आर्टिकल नंबर 228 ये हमें बताता है ट्रांसफर ऑफ सर्टन केसेस टू हाई कोर्ट। मतलब जो भी लोअर कोर्ट्स में हमारे केसेस अटके हुए हैं वो केसेस ट्रांसफर हो सकते हैं कहाँ पर? हाई कोर्ट में। आर्टिकल 229 क्या बताएगा हमें? आर्टिकल 229 बताता है ऑफिसर सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसे हम वहाँ पर पीछे हम सुप्रीम कोर्ट में ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को अपॉइंट कर रहे थे, कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर हाई कोर्ट में भी ऑफिसर्स और सर्वेंट्स को कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा। आर्टिकल 229 हो गया। अब आर्टिकल नंबर 230 में हमारा क्या रहता है? 230 में हमारा रहता है एक्सटेंशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ यूटीज। मतलब देखो, एक्सटेंशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ यूटीज से हमारा मतलब है जो हमारे पास 8 यूटीज हैं अभी। अब उन 8 यूटीज में दिल्ली जो है, दिल्ली दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है। और यहाँ पर दो और हैं, जम्मू एंड कश्मीर प्लस हमारा कौन? लद्दाख, है ना। इन दो मतलब ये हो गई टोटल 3, इनके पास अपना अलग हाई कोर्ट है। मतलब 3 तो हो गई हमारी, अब बची 5। जो हमारी 5 बचती हैं हमारी यूटीज, उनके अगर हम बात करें हाई कोर्ट के बारे में, तो अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ लगता है? कलकत्ता में लगता है। लक्षद्वीप का कहाँ लगेगा? केरला में लगेगा। पुडुचेरी का कहाँ लगेगा? मद्रास में लगता है। ओके, ये 3 हो गए। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दिऊ का कहाँ लगेगा? दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दिऊ, इनका लग जाता है हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लग जाता है। और चंडीगढ़ का कहाँ लग जाएगा? चंडीगढ़ का पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लग जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओके, सो यूटीज की बात हो गई। यहाँ पर हमने 8 यूटीज देख लिया और उनके कहाँ पर लगते हैं हाई कोर्ट, उनके बारे में भी देख लिया। तो आर्टिकल नंबर 230 यही था कि एक्सटेंशन एंड जुरिडिक्शन ऑफ यूटीज। अब आर्टिकल नंबर 231 ये क्या बताएगा हमें? ये बताएगा हमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। ये हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ज्वाइंट हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स इज मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर 231। ओके, मतलब ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेवेंथ जो हमारा हुआ था 1956 में, तो ये बात बोली गई थी कि एक, मतलब कि एक से ज्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट रह सकता है। ओके, ये आर्टिकल नंबर 231 में मेंशन है। जैसे महाराष्ट्र का हो गया, महाराष्ट्र का प्लस गोवा, 2 स्टेट्स हो गए हमारे, महाराष्ट्र और गोवा में। और इनका कौन सा है? इनका मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट लग जाता है। दूसरा हमारा कौन सा हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट हो गया, प्लस नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, आसाम हो गया। इनका कहाँ लग जाता है? गुवाहाटी में लग जाता है। ओके, गुवाहाटी हाई कोर्ट लग जाता है। और फिर हमारा पंजाब और हरियाणा का भी सिमिलर हाई कोर्ट ही लगता है। तो यहाँ पर देखिए, ज्वाइंट हाई कोर्ट रहेगा 2 और मोर स्टेट्स का अंडर द आर्टिकल 231। 3 के बारे में अभी हमने बात कर ही ली। विच यूनियन टेरिटरी विथ इट्स ऑन डेडिकेटेड हाई कोर्ट? हाई कोर्ट किसके पास है भैया? दिल्ली के पास अपना हाई कोर्ट है, क्योंकि चंडीगढ़ के पास तो नहीं है, उसका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट लग जाता है। अंडमान एंड निकोबार तो कलकत्ता में चला जाता। पुडुचेरी जो है वो हमारा मद्रास में हाई कोर्ट लगता है। ये लिस्ट है, एक बार देख लेना आप। द सुप्रीम कोर्ट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 इज यूज्ड फॉर कंप्लीट जस्टिस। पीछे हमने देखा था ना, वो डेफिनेशन देखी थी जो रॉन्ग हो गई थी, 140 में आ गई थी। यहीं पर यूज्ड इन डाइवोर्स केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड एनवायरमेंटल इशूज। Which constitutional amendment increased the retirement age of Supreme High Court judges from 60 to 62? देखिए, मैक्सिमम एज इनकी 62 रहती है, पहले 60 रहती थी। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये हुई? ये हमारी 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई, जो 1963 में हुआ था। ओके, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956 में हुआ था, जब हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट की बात करी थी फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। अब इसमें रिटायरमेंट एज अभी तो 62 हो गई, पहले 60 थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15 से हमने चेंज करी। हु इज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट?
कौन थी हमारी फर्स्ट वुमेन जज? फातिमा बीवी। ईयर भी मैंने आपको बताया था, है ना? स्पेशल लीव पेटिशन कैन बी ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर। स्पेशल लीव पेटिशन, आप स्पेशल लीव दे मतलब कि स्पेशल अपील कर सकते थे अंडर द आर्टिकल 136। ओके, ग्रांट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही होती है। स्पेशली पिटीशन ग्रांटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 136, मतलब अगर आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भी आप जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट। बट 99 केसेस में तो ये रिजेक्ट कर देता है सुप्रीम कोर्ट बाद में। अंडर विच आर्टिकल इज द हाई कोर्ट डेजिग्नेटेड अस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है किस आर्टिकल के तहत? ये देखिए, फर्स्ट वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाता है आर्टिकल। ये वाला भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर, ये वाला तो हमारा हो गया रिट इशू करने वाला, तो ये इसका राइट आंसर होगा 215, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और सुप्रीम कोर्ट क्या था? आर्टिकल नंबर 129, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट एड्रेस देयर रेजिग्नेशन लेटर टू, किसको रेजिग्नेशन लेटर देगा वो देगा अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट के वाले सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे जब जजेस जो हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे रहे थे? प्रेसिडेंट को ही दे रहे थे। यहाँ पर भी क्योंकि दोनों की रेजिग्नेशन, जब रिमूवल एक्शन चलेगा दोनों के ऊपर, वो सेम ही रहेगा, हाई कोर्ट वाला भी और सुप्रीम कोर्ट के जज वाला भी। ओके, दोनों का हमारा रिमूवल एक्शन जो है वो सेम रहता है। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। दो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट्स में करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, जस्ट अ मिनट। हम्म हम्म, पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, आपको बताना है कि फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज कौन था? फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। दूसरा आपको बताना है कि फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन था? फर्स्ट फीमेल चीफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन था? ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज कौन था और वो किस कोर्ट में था? और दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन था और वो किस कोर्ट में थी? ओके, और तीसरा मैंने आपको पहले पूछा था कि 50th, जो 50 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस रहे उनका नाम क्या था? ये तीन के आंसर आपको कमेंट्स में देने हैं। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।